स्टार्ट होती है और हमारा जो मेन हीरो है उसका नाम है रेमी। रेमी जो होता है ये एक रिपो मैन होता है। इसके जॉब के बारे में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा, पर ये नेक्स्ट सीन में जब मूवी स्टार्ट होती है तो पहले हमें दिखता है कि वो टाइपराइटर पे कुछ लिख रहा होता है। वो साइंटिस्ट के बारे में बोल रहा होता है। वो कहता है कि साइंटिस्ट ने एक केज बनाया, उसमें रैट डाले, पर रैट को वो मारना चाहता था। रैट को मारने के लिए उसने उसमें पॉइजन वगैरह छोड़ा, पर रैट मरा है या जिंदा ये देखने के लिए उसे उस केज को ओपन करना था। वो फिर कहता है कि अगर ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो जाता तो इसमें उसे पता नहीं चलता कि ये जिंदा भी है या नहीं, यानी कि एक ही टाइम पे वो जिंदा भी है या मरा भी है। ये जो स्टेटमेंट वगैरह वो सब लिख रहा है ये आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर मूवी का जब एंड आएगा तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि बहुत बड़ी एक अपार्टमेंट होती है और उसमें हमारा हीरो यानी कि रेमी होता है। रेमी फिर अपने आप से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो उसने अभी अभी लिखा था वो उसको कुछ सेंस इसका नहीं आ रहा। रेमी का जो कैरेक्टर है इसको किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हमें दिखाया गया है। आर्मी में भी था इसलिए इसको कोई भी चीजों से फर्क नहीं पड़ता और जो जॉब है वो जॉब है, इस तरह से उसकी एक फिलोसफी होती है और इससे वो जीता है। मूवी के फर्स्ट में उसने जो बताया कि एक टाइम पर आदमी जिंदा और मरा हुआ दोनों कैसे हो सकता है, तो ये वो अभी इसमें जरा कॉन्फ्लिक्टेड है। उसे इतनी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वैसे तो नहीं आती, पर इस चीज से वो कॉन्फ्लिक्टेड है। फिर उस अपार्टमेंट में होता है, बहुत ही अच्छी सी अपार्टमेंट होती है, उससे वो व्यू एंजॉय कर रहा होता है, पर वो एक आदमी का वेट कर रहा होता है। उस अपार्टमेंट का जो ओनर होता है फिर वो अंदर आता है, उसके साथ एक लड़की भी होती है और उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है, पर उससे पहले रेमो उसे इंटरप्ट कर देता है। वो ओनर से बताता है कि मैं पे कर सकता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, पर उसे वो शॉर्ट कर देता है। उसे वो गोली नहीं मारता, पर उसका एक डिवाइस होता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखता है कि अपने बैग में से पूरे इक्विपमेंट्स वगैरह सब वो निकलता है और उसमें से उसकी बॉडी में से एक ऑर्गन वो निकाल लेता है। अभी आदमी मर चुका है, पर इसके बाद वो उसका स्टेटमेंट उसे बोलता है। उसकी कंपनी के रूल्स होते हैं, किसी भी आदमी का जो ऑर्गन होता है वो निकालने से पहले उसे बताना होता है कि क्या आपको एम्बुलेंस चाहिए या नहीं, पर वो मैंने जैसे आपको बताया कि उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उसे वो बाद में बोलता है जब वो आदमी मर गया है। उसका जॉब होता है, इसके बारे में यहाँ हमें पता चलता है। वो एक कंपनी में जॉब करता है। ये जो कंपनी होती है ये लोन पर लोगों को ऑर्गन्स देती है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये सिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं, तो इससे आदमी के जो ऑर्गन्स है इसको रिप्लेस करा जा सकता है, पर ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो जब लोन पर कोई भी आदमी ऑर्गन्स लेता है और वो पे नहीं कर पाता, तब रिपो मैन को भेजा जाता है। रिपो मैन एक टर्म होता है जिन आदमियों को भेजा जाता है और उनको मारकर उनका जो ऑर्गन होता है वो छीना जाता है। तो रेमी एक रिपो मैन होता है। नेक्स्ट सीन में हमें रेमी एक आम आदमी की तरह उसकी सुबह होती है, ये हमें दिखाया गया है। वो अपने वाइफ के साथ उठता है, फिर ब्रेकफास्ट करता है। उसकी वाइफ उसे बोलती है कि तुम्हारे बेटे को तुम आज स्कूल लेकर जाओ। इसके लिए भी वो मान जाता है, अपने बेटे को स्कूल छोड़ देता है और फिर अपने जॉब में वो आ जाता है। रेमी जब जॉब पर आता है तो उसका बॉस जो होता है वो लोगों को कन्विंस कर रहा होता है कि आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना ही चाहिए। ये लोगों को आइडिया सेल करने में बहुत ही माहिर होता है। लोगों को ये भी बताता है कि आपका जो लोन है अगर आपने वो पे नहीं किया तो 3 महीने तक हम आपको मोहलत दे सकते हैं। इसके बाद हमारा आदमी आता है, ऑर्गन निकालता है, पर ये जनरली नहीं होता। पर ये जो सब हो रहा होता है वो गलत हो रहा होता है, ये रेमी को पता होता है। पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, लोन रेट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, अराउंड 20%। ये जनरल लोन रेट होते हैं, पर एक आदमी की अगर फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही कम हो तो इसे वो पैसे लेने के लिए और भी ज्यादा उसके लोन रेट्स बढ़ा सकते हैं। पैसे ऐडने के लिए ये सब वो कर रहे होते हैं। रेमी जब ये सब देखता है तो उसे जरा गलत लगता है, पर वो उतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। जब वो अपने लॉकर के पास जाता है वहाँ उसके जो कलीग्स वगैरह होते हैं वो सब होते हैं। यहाँ उन सब को अलग अलग काम दिए होते हैं, कौन सा ऑर्गन उन्हें निकालना है ये वहां दिया होता है। उसमें से एक कलीग जो होता है वो जरा एंग्री होता है, उसे इस वीक में बहुत सारे कान ही निकालने हैं, इसलिए वो जरा डिसअपॉइंटेड होता है। फिर रेमी एक रूम में जाता है, जो ऑर्गन उसने निकाल के लाए हैं वो वहां रख रहा होता है। उसका बॉस भी वहां आता है। उसका बॉस उसे बोलता है कि मुझे तुम आगे नहीं दिखने चाहिए। इससे लोग डर जाते हैं और लोग साइन करने के लिए कतराते हैं, तो इसलिए मुझे तुम आगे नहीं दिखने चाहिए। रेमी भी इसके लिए मान जाता है। फिर हमें रेमी का फ्रेंड दिखाया गया है। इस फ्रेंड का नाम होता है जेक। फिर रेमी उसका डिस्क्रिप्शन में देता है। जेक जो होता है ये उसका स्कूल में से फ्रेंड होता है। ये उससे बड़ा होता है, फिर भी उसके ही ग्रेड में वो पढ़ता था क्योंकि इतना ज्यादा स्टडी में ध्यान नहीं देता था। रेमी कहता है कि एक बुली था, हमेशा मुझे तकलीफ देता था। जब हम बड़े हुए तब हम दोनों आर्मी में चले गए। आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो सब वायलेंस वगैरह होता था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। जब मैं वापस आया तो मुझे फिर से जॉब चाहिए था, तो वायलेंस का जॉब मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने ये जॉब कर लिया। उसके साथ उसका फ्रेंड भी जेक, वो दोनों आर्मी में थे, इसलिए दोनों अब कलीग्स हैं और दोनों पार्टनर भी है। ये जो काम होता है वो एक साथ ही करते हैं। तो जेक और रेमी जब नीचे आ रहे होते हैं तो जेक उससे पूछता है कि क्यों ना आज हम नाइट आउट करें, जरा मजे करेंगे। तो फिर रेमी भी इसके लिए मान जाता है। रेमी फिर उसकी वाइफ से परमिशन लेने के लिए जाता है। उसकी वाइफ जहाँ काम कर रही होती है वहां वो गए होते हैं। उसकी वाइफ फिर उससे पूछती है कि क्या तुमने बात की। रेमी कहता है कि अभी तक मैंने बात नहीं की है। तो ये जो सिचुएशन है, तो इसमें रेमी की जो वाइफ है उसे बोल रही है कि तुम्हारा जॉब है वो गलत है, तुम्हें वो छोड़ देना चाहिए। रेमी जो होता है तो इसके लिए वो रेडी नहीं होता, तो इसलिए वो अपना जॉब छोड़ नहीं रहा। अपनी वाइफ की परमिशन लेकर फिर वो बार में आ जाते हैं। जेक रेमी को लोगों को मारने के किस्से सुना रहा होता है। रेमी भी इसमें एंजॉय करता है।
ये जो बार होता है वहाँ रेमी को एक सिंगर पसंद आती है, वो बहुत ब्यूटीफुल होती है और उसके पैर में वो पड़ जाता है। अब आपको लगेगा कि रेमी की वाइफ है, उसका बेटा है, तो इसको क्यों वो जेपरेटाइज करेगा, पर ये सब हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है। जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ से वो इंटीमेट होना चाहता है, पर उसकी वाइफ उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं होती है, उसे वो हाथ नहीं लगाने देती है। अब घर में आदमी को कुछ नहीं मिलेगा तो वो बाहर तो जाने ही वाला है। पर रेमी जो होता है वो अच्छा फादर होता है, अपने बेटे के यहाँ आता है, उसकी स्टडीज कैसी चल रही है वो पूछता है, उसके बाद उसे स्टोरी सुनाकर उसे सुला देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि रेमी का जो घर होता है वह बार्ग्यू वगैरह चल रहा होता है, ये एक पार्टी होती है, तो इसमें उसने जेक को भी बुलाया होता है। जेक को कॉल आता है और एक आदमी को उसका टैक्सी ड्राइवर लेकर आ रहा होता है। ये आदमी जो होता है उसका भी ऑर्गन उन्हें निकालना होता है। ये उनकी छुट्टी का दिन होता है, फिर भी जेक काम कर रहा होता है। तो फिर रेमी से वो एक एप्रन के लिए पूछता है। रेमी उसे कहता है कि जल्दी जल्दी तुम्हें ये निपटा लो, क्योंकि उसकी वाइफ को ये काम पसंद नहीं है, इसलिए एक ट्रबल हो सकता है। फिर उसे एप्रन देता है। जेक फिर बाहर जाता है और उस आदमी को मार देता है, उसका ऑर्गन निकाल लेता है। ये जब हो रहा होता है तो रेमी की वाइफ ये सब देख लेती है, इससे वो बहुत ही चिढ़ जाती है और अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। जब रात होती है तो रेमी और जेक फिर से दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रेमी की वाइफ उसे छोड़कर चली गई है, पर फिर भी इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा, अपना जॉब वो नहीं छोड़ रहा। जब वो कार में होते हैं तो जेक उसे बोलता है कि क्या तुमने नए इक्विपमेंट के बारे में सुना। ये जो इक्विपमेंट होता है ये एक न्यूरल नेट होता है, M.5 न्यूरल नेट इसे बोला करते हैं, और एक नया आविष्कार होता है। ये और भी अपग्रेडेड वर्जन होता है, जो लोग होते हैं उनके ऑर्गन चेंज करते हैं, पर अगर आपने ये इम्प्लांट कर लिया तो आपको ऑर्गन भी चेंज करने की जरूरत नहीं। ये डायरेक्टली आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगा और इससे आप किसी भी चीज में रह सकते हैं, हमेशा आप खुश रहेंगे। आपके जो चाहने वाले हैं उनके साथ आप हमेशा खुश ही रहने वाले हैं। आप इसे वेस्ट वर्ल्ड के तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी कि एक थीम पार्क टाइप ही एक जगह में आज पहुंच जाओगे, पर ये सब वर्चुअल होगा, आपके ब्रेन में ही चलेगा, पर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। ये जब बात हो जाती है तो वो एक शिप में आ जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने ऑर्गन तो ले लिया है पर इसके लिए पे नहीं किया है। फिर ये दोनों सब लोगों को मारते हैं। खतरनाक एक्शन हमें दिखाया गया है, डेडपुल में जैसा एक्शन हम देखते हैं उसी तरह का गोर, बहुत ही ब्लड वगैरह सब ऐसा वायलेंस हमें इस मूवी में दिखाया गया है, और हम यहाँ सब देखते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह निकाल कर वहां से वो चले जाते हैं। फिर वो अपने ऑफिस में आते हैं, जो उन्होंने काम किया होता है इससे कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला होता है। तो उसका जो बॉस होता है वो उन्हें ऑफर देता है कि अब तुम बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो तो तुम्हें अपग्रेड भी तुम करवा सकते हो। अपग्रेड यानी कि ये जो उनका जॉब होता है फ्रीलांसिंग टाइप होता है, पर इसमें उन्हें एक स्टेडी जॉब मिल सकता है। रेमी इसके लिए मना कर रहा होता है, पर जेक उसे रोक लेता है। जेक उसे बोलता है कि हम इस पर सोचेंगे। जब वो कार में होते हैं तो जेक फिर रेमी को समझाता है, हम जो कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम जो भी काम करते हैं ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही है। अगर दुनिया में रूल्स नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा। जॉब एक जॉब होता है, ऐसा वो फिर से उसे समझाता है। रेमी भी ये जो जॉब होता है वो लेने वाला होता है। फिर हमें दिखता है कि रेमी जो होता है वो एक म्यूजिशियन के घर पर आता है। म्यूजिशियन को वो पसंद करता है, उसके गाने वो सुनता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, पर इसी म्यूजिशियन के उसे ऑर्गन निकालने होते हैं। रेमी फिर उसे रिलैक्स होने का चांस देता है। वो जैसी प्रोसीजर होती है, एम्बुलेंस को अगर कॉल करना होगा तो तुम कर सकते हो, ये म्यूजिशियन को बताता है। म्यूजिशियन उसे कहता है कि मेरा एक लास्ट गाना है, उसे कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद तुम मुझे मार देना। म्यूजिशियन अपना गाना खत्म करता है और लेट जाता है। जब रेमी उसे शॉक देने वाला होता है तब उसे ही शॉक लग जाता है। रेमी फिर हमें डायरेक्टली हॉस्पिटल में दिखाया गया है। रेमी अभी भी अपना जॉब होता है उसके बारे में सोच रहा होता है। वो जेक से पूछता है कि क्लाइंट का क्या हुआ। जेक उसे कहता है कि इसके बारे में तुम्हें इतना ज्यादा सोचना नहीं है। जब रेमी आसपास देखता है तब उसका ही हार्ट अब चेंज करना होता है। उसका बॉस होता है, वो उसे ये बहुत ही अच्छा हार्ट है ये सेल करने की कोशिश करता है, पर रेमी को ये कुछ भी नहीं सुनना होता। उसे बहुत ही सदमा लगता है कि अब उसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ रहा है। ये बहुत ही कॉस्टली होता है और इसकी डेट भी बहुत ही ज्यादा होती है। जेक फिर उसे समझाता है और वो उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। जब रेमी घर पर आता है तब उसकी वाइफ उसका सूटकेस उसे बाहर निकाल कर दे देती है। उसे अब रेमी से कोई भी संबंध नहीं रखता। उसे कहती है कि तुम्हें मैंने चांस दिया था, पर तुम जब लास्ट जॉब पर गए तो तुमने वो चांस गवा दिया। रेमी फिर अपने फ्रेंड जेक के यहाँ जाता है और उसके घर पर ही वो रहता है। जब रेमी को अच्छा लगने लग जाता है तब वो फिर से ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में उसके लिए सेलिब्रेट वगैरह करते हैं कि अब वो फिर से अच्छे से वापस आ चुका है इस इंजरी के बाद। फिर से जब वो एक आदमी के पास जाता है और उसके ऑर्गन वो निकालने वाला होता है, पर वो ये अब कर नहीं पाता, वो उस आदमी को मार नहीं पाता। अभी अभी उसे एक नया एक्सपीरियंस मिला है, वो बहुत ही इंजर्ड हो चुका था और इस सब चीजों से उसे सदमा लगा है, तो इसलिए अब वो किसी भी आदमी की जान नहीं ले सकता। फिर से हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेक और रेमी दोनों बार में होते हैं। बार में वो डिंग वगैरह कर रहे होते हैं और जेक फिर से एक स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे उसने एक आदमी को मार दिया था। इस बार रेमी ये स्टोरी सुन नहीं पाता। रेमी फिर कहता है कि जिस आदमी को जेक ने मारा है उसकी वाइफ होगी, उसके किड्स हो गए, इसके बारे में कौन सोचता है। और वो जरा फिलोसॉफिकल हो जाता है और उसे अब ये काम करना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट दिन वो अपने बेटे से भी मिलने जाता है, पर उसकी वाइफ उसे मिलने नहीं देती। रेमी रात में जेक के साथ डिनर कर रहा होता है तो जेक उसे कहता है ये फेज है, ये तो निकल ही जाएगा, थोड़ी दिनों में लोगों को तुम मारने लग जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी रेमी ये सब कर नहीं पाता तो वो डेस्क जॉब ले लेता है, जो उसका बॉस करता है कि लोगों को आइडिया सेल करना कि उन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना ही है, ये वो जॉब वो कर रहा होता है। फिर जब वो सेल करता है पर इसके बाद वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें बता भी देता है कि हम तुम्हें मार सकते हैं, तुम डेट में आ जाओगे और मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, ये भी उसे बताता है। इससे क्लाइंट्स जो होते हैं वो उससे दूर जाते हैं, इसलिए ये जॉब भी वो नहीं कर पाता। अब रेमी ये जॉब नहीं कर पा रहा तो इसलिए उसके पास पैसे भी नहीं आ रहे हैं।
अब पैसे नहीं है तो ऑर्गन के जो हफ्ते आते हैं वो भी वो पे नहीं कर पा रहा, तो इससे ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जेक उसे समझाता है कि तुम्हें ये जॉब करना ही पड़ेगा वरना तुम्हें वो मार देंगे, इसलिए वो उसे एक साइट पर लेकर आता है। ये जो एरिया होते हैं यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपने ऑर्गन के लिए पे नहीं किया होता, अब उन लोगों को उसने मारना होता है। जेक फिर उसे वहां छोड़कर कहकर जाता है कि अब तुम्हें लोगों को मारना ही है और फिर वापस आना है, ये जो तुम कर रहे हो ये सब तुम्हें अपने सिस्टम से बाहर निकालना है। रेमी फिर वहां जाता है तो एक आर्मी को मारने की वो कोशिश करता है पर वो मार नहीं पाता, वो आदमी उसे इंजोर कर देता है। रेमी फिर जल्दी जल्दी जब आगे जाता है तब उसे बेथ दिखती है। बेथ वही सिंगर होती है जिसको उसने बार में देखा था, जिसके पैर में वो पड़ गया था, लव एट फर्स्ट साइट उसे हो गई थी। जो बेथ होती है वो ड्रग्स कर वहां पड़ी हुई होती है और इसने भी बहुत सारे ऑर्गन्स लगाए होते हैं। बेथ की कंडीशन बहुत ही खराब होती है तो रेमी को इसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। वो उसे उठाता है और एक माउंटेन पर लेकर आता है। जब बेथ रात में उठती है तो उसे लगता है कि रेमी उसे मारने के लिए आया है तो उस पर हमला करती है। रेमी फिर अपनी भी सिचुएशन उसे बताता है और वो फिर शांत हो जाती है। उसे कहती है कि तुम्हारी भी मेरी तरह लगी पड़ी है। रेमी के पास प्रॉब्लम है तो अब वो हफ्ता भी पे नहीं कर पा रहा, तो अब वो क्या करे, तो इसके लिए अब वो प्लान बनाता है। उसका जो ऑफिस होता है वहाँ वो फेक जो ऑर्गन्स होते हैं वो वहाँ सबमिट करता है। इसका मतलब उसके जो ऑर्गन्स हो गए उसका सीरियल नंबर मिट जाएगा, इससे अब उस पर लोन नहीं रहने वाला होता। तो ये जब वो कर रहा होता है वहाँ जेक आ जाता है। जेक उसे रोक लेता है पर उसे वो कुछ हर्ट वगैरह नहीं करता, उसका एक फ्रेंड ही होता है तो उसे वो क्या करेगा। जेक आखिरी बार अपने बेटे से भी मिल लेता है और फिर वो बेथ के पास आ जाता है। वो बेथ को बोलता है अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो फिर उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जब बेथ सोई होती है तो फिर रेमी हमसे बात करता है। वो कहता है कि बेथ के पास बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो सब सिंथेटिक है, उसके सिर्फ हार्ट जो है वो रियल है, रेमी के पास वही नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जेक के पास उसका बॉस आता है। उसे कहता है कि तुम्हें रेमी को मारना होगा तो तुम उसे मार सकते हो। जेक इस जॉब के लिए मना कर देता है। नेक्स्ट में हमें फिर से रेमी और बेथ दिखाए गए हैं और वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। रेमी उससे पूछता है कि तुम्हारे कौन कौन से ऑर्गन अनरियल है, तो वो सब कहती है, सब चीजों के नाम लेती है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रेमी का बर्थडे आने वाला होता है इसलिए बेथ फिर उसे एक टाइपराइटर देती है। इसी टाइपराइटर पर वो लिखता रहता है। मूवी के फर्स्ट में भी हमें दिखाया गया है कि साइंटिस्ट रैट के बारे में वो लिख रहा था, कैसे आदमी एक ही इंस्टेंट में जिंदा भी रह सकता है और मर भी सकता है, इसी बारे में वो लिख रहा था। तो इसी टाइपराइटर पर वो लिख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि बेथ को कुछ सुनाई देता है। उसके कान भी जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं तो इससे उसे बहुत ही ज्यादा सुनाई देता है। अब रेमी को मारने के लिए उसका एक कलीग आया हुआ होता है। उसका कलीग उसे मारने की कोशिश करता है, इसमें बेथ जरा इंजर्ड हो जाती है। रेमी उसके कलीग को मार देता है। फिर रेमी और बेथ दोनों गाड़ी में वहां से निकल जाते हैं। बेथ की जो नहीं होती है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है तो इसके लिए वो जरा सोल्यूशन निकाल लेती है। वो खुद ही जरा सर्जरी कर लेती है और उसको फिक्स कर लेती है। रेमी से पूछता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो। बेथ कहती है कि तुम अगर स्ट्रीट में बहुत दिनों तक रहोगे तो तुम्हें भी बहुत सारी चीजें करना आ जाएगा। फिर रेमी हमें दिखता है कि वो अपने बॉस के पास आता है। उसका प्लान होता है वो कंप्लीट करने के लिए वो आया हुआ होता है। वो उस ऑफिस में डिस्गाइज कर पहुंच जाता है। एक बनाना का कॉस्ट्यूम वो पहन लेता है और उससे वो अपने बॉस के यहाँ आ जाता है। ये जब वो कॉस्ट्यूम उसने पहना होता है वो अपने फ्रेंड से भी टकरा जाता है। जेक को लगता है कि कॉस्ट्यूम वाला है। जेक उस कॉस्ट्यूम वाले को मोटिवेट करता है और कहता है कि हमेशा अपना सर तुम्हें ऊपर रखना है, कभी ना कभी तुम भी रेपो मैन बन जाओगे। जेक वैसे उतना बुरा आदमी नहीं होता। फिर जब रेमी अंदर आ जाता है और अपने बॉस पर वो गन रखता है, उसे कहता है कि मेरा जो भी सब लोन है उसे तुम क्लियर कर लो। उसका बॉस उसे कहता है कि मैं अब ये नहीं कर सकता, जब तुम लास्ट टाइम आए थे तभी हमारी सिस्टम में ग्लिच है ये हमें पता चल गई थी, तो इसके लिए अब जो भी सब होता है वो हेडक्वार्टर्स में ही होता है। फिर रेमी वहां से चला जाता है और रेमी का जो बॉस होता है वो फिर जेक को कॉन्ट्रैक्ट देता है रेमी को मारने के लिए। अब रेमी का नेक्स्ट प्लान होता है कि वो अब एयरपोर्ट पर जाए और वहां से नई कंट्री में जा सकता है। बेथ से पूछती है कि एयरपोर्ट पर तो लोग हमें पहचान लेंगे, वहां पर स्कैनर होते हैं तो इससे वो पकड़े जा सकते हैं। पर रेमी ने अपने बॉस के पास जब वो होता है तब उसने ब्लॉकर्स वहां से उठाए होते हैं जिससे वो पकड़े नहीं जाएंगे। जब वो स्कैनर तक आते हैं तो वो अच्छे से वहां से निकल जाते हैं, पर बेथ का जो नी होती है वहां से खून बहने लगता है, तो वो पकड़े जाते हैं और जेक भी वहां जाता है। उसके फ्रेंड को गलती देकर वहां से भी रेमी भाग जाता है। अब रेमी के पास ज्यादा कुछ प्लान भी नहीं होता तो बेथ फिर उसे सजेस्ट करती है। उसे फिर वो एक जगह लेकर आती है जहाँ उसका फ्रेंड होता है। ये जो जगह होती है वहाँ सब आउटलॉज होते हैं, जिन लोगों को सिस्टम अच्छा नहीं लगता और सिंथेटिक ऑर्गन भी उन्होंने लगाए होते हैं, वो सब एक बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं। ये पकड़े नहीं जाते क्योंकि टेक्नोलॉजी में जरा एडवांस होते हैं जिससे वो अपने सिग्नल वगैरह ब्लॉक करते हैं। फिर बेथ उसे अपने फ्रेंड के यहाँ लेकर आती है। उसका फ्रेंड उसे हेल्प कर सकता है। उसका फ्रेंड जो होता है वो टेक्नोलॉजी में एडवांस होता है तो बहुत सारी चीजें वो कर सकता है। जब वो बेथ की नी देखता है तो उसे पूरा चेंज करना होता है। फिर वो उस दूसरी लड़की के पास उसे भेज देता है। ये एक एशियन लड़की होती है। रेमी को लगता है कि ये लड़की उसी नी कैप चेंज करेगी, पर उसकी जो बेटी होती है जो 10 ही साल की होती है वो इस सर्जरी करती है और बेथ की नी कैप चेंज कर देती है। जब रेमी और बेथ का जो फ्रेंड है उसके पास आते हैं तब उन्हें दिखता है कि उसका फ्रेंड मर चुका है। जेक वहां रेमी को ढूंढते ढूंढते आया हुआ होता है और उसके फ्रेंड को मार देता है। जेक रेमी को कहता है ये जो भी कुछ हुआ है इसे हम हमारे पीछे डाल सकते हैं, हमारे बॉस के पास हम जाएंगे और उसे सब कुछ समझाएंगे और कुछ ना कुछ तो हम जुगाड़ कर ही लेंगे।
वो बेत के लिए भी डील करने के लिए रेडी होता है। ये सब उसे कह रहा होता है, तभी रेमी उसे मना कर देता है। रेमी फिर से ओल्ड जॉब में जाएगा तो फिर से उसे लोगों को मारना पड़ेगा और उसे ये नहीं करना है। जेक उसे फिर कहता है कि अगर मुझे पता होगा तुम ऐसा सब कुछ करोगे तो मैं कभी भी नहीं करता। इसका मतलब रेमी को जो शौक लगा था ये जेक नहीं करवाया था। रेमी सरप्राइज होता है, पूछता है कि ये क्या है। तो जेक कहता है कि तुम्हें जो शौक लगा था तुम्हें क्या लगा कि ये माल फंक्शन होगा, ये मैं नहीं किया था। तुम जॉब करते रहो, हमारी जो पार्टनरशिप है कंटिन्यू रहे, इसलिए मैंने किया था। अब रेमी को गुस्सा आ जाता है और ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। इस फाइट में एक दूसरे को बहुत ही मारते हैं, पर जेक जब रेमी को एक बड़े हुक से मार ही देने वाला होता है, बेथ अपना एक डिवाइस निकालती है और इससे जेक को बेहोश कर देती है। जब रेमी को थोड़ी देर बाद होश आता है तब बेथ उसे लेकर निकल रही होती है। जिस बिल्डिंग में होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस बिल्डिंग में सब आउटलॉस होते हैं। तो इनकी जो लीडर होती है वो रेमी को स्पॉट कर लेती है। उसमें वो गन रखती है और कहती है कि मुझे एक रीजन बताओ क्यों मैं तुम्हें नहीं मारूं। रेमी फिर उसका वुंड दिखाता है जिससे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इससे अब उसे पता चल जाता है कि ये भी उनमें जैसा ही है। ये सब लोग छिपे होते हैं। तब रेमी वहां से उठकर जाने लगता है। बेथ उसे कहती है कि क्यों तुम जा रहे हो, हम कोई ना कोई वे ढूंढ ही लेंगे। रेमी कहता है कि इसमें हम कुछ भी वे नहीं ढूंढ सकते, यहाँ से निकलने का एक ही वे है। वो लोग हमेशा हमारे पीछे ही रहेंगे, हम इससे भाग नहीं सकते, हमें इसका डट कर सामना करना पड़ेगा, यही अब उनके पास वे होता है। फिर हमें दिखता है कि रेमी और बेथ दोनों स्टेशन पर होते हैं और अपने बेटे से रेमी एक लास्ट बार मिलना चाहता है, तो इसलिए अपनी वाइफ और बेटे को वहां बुला लेता है। ट्रेन में अपने बेटे से मिलता है, उससे अलविदा लेता है, पर उसने जो भी सब लिखा होता है, जिस मूवी के बीच में भी कुछ तो लिख रहा था, जिस टाइप राइटर से बेथ ने उसे लिखने के लिए बोला था, उस टाइप राइटर से ये सब कुछ वो लिख रहा होता है। तो उसने एक स्टोरी बनाई होती है, वो स्टोरी वो अपने बेटे को दे देता है। रेमी की जो वाइफ होती है वो वहां भी भकेड़ा करना स्टार्ट कर देती है, पर रेमी का बेटा उसे अनकॉन्शियस कर देता है। रेमी की गन लेकर उसे वो अनकॉन्शियस करता है। रेमी उसे डांटता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना माँ का सुनना चाहिए वगैरह। पर जाते जाते रेमी फिर उसे एक लोकेशन दे देता है। उसे कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे यहाँ स्पॉट कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेथ और रेमी अब हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। वहां जाकर पूरे सब डेटाबेस को खत्म करने वाले होते हैं। ये उनका प्लान होता है कि किसी भी आदमी को उनके ऑर्गन्स के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो अब पूरा डेटाबेस ही खत्म करने वाले होते हैं। वो अंदर जाते हैं, लोगों ने स्पॉट कर लेते हैं, बहुत सारा खून खराबाया होता है, बहुत सारे लोगों को रेमी मार देता है और अंदर पहुंच जाता है। बहुत से पिंडो ढूंढना होता है, वहां फिर वो पहुंच जाता है। बेथ और रेमी जब अंदर पहुंचते हैं तब उन्हें दिखता है यहाँ तो कोई कंप्यूटर ही नहीं है, वहाँ सिर्फ स्कैनर होते हैं। तब रेमी को लगता है कि हमारे जो ऑर्गन है हमें स्कैन करने पड़ेंगे और उसके बाद ऑर्गन रखने के लिए सिस्टम ओपन होगा। जब ये ओपन होगा तब वो उसमें बॉम्ब रख सकते हैं और सब डाटाबेस खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए अब वो एक दूसरे को काटते हैं और सबके ऑर्गन जो थे वो स्कैन करते हैं। एक दूसरे को ऑर्गन स्कैन कर कर जब एक सब खत्म हो जाता है तभी जेक और उसका बॉस आ जाता है। जेक का बॉस उसे मारने के लिए कहता है, पर जेक फिर रेमी से पूछता है कि तुम ये सब जो कर रहे हो क्या वर्थ इट है। रेमी कहता है कि अब मैं प्यार में हूँ, बेथ मेरी जिंदगी में है, तो कुछ भी है सब कुछ वर्थ इट ही है। जेक अब अपने फ्रेंड को नहीं मारना चाहता, तो इसलिए अपने बॉस को ही उड़ा देता है। फिर वो सब एक्सप्लोजिव उस सिस्टम में रखते हैं और सिस्टम को ही एक्सप्लोड कर देते हैं। फिर हमें रेमी, बेथ और जे सब बीच पर दिखाए गए हैं। वो सब अब आउटलॉस वगैरह है, तो बहुत ही एंजॉय वो सब कर रहे होते हैं। जेक के हाथ में रेमी की बुक होती है। रेमी ने उसके बेटे को जो बुक दी होती है उसके बेटे ने वो पब्लिश करवाई होती है। रेमी को इससे बहुत ही पैसे मिलते हैं और इससे वो अब ये सब जिंदगी अफोर्ड कर पाता है। रेमी बहुत ही खुश होता है, जेक से बात करने के लिए उसे देखता है, पर इसी टाइम में वो गायब हो जाता है। फिर ये ग्लिच हमें स्क्रीन पर ही दिखती है और फिर हमें पता चलता है जेक जो था उसने रेमी को पहले ही मार दिया था। जब वो बेथ के फ्रेंड के आया था उसे मारने के लिए, और जब रेमी और जेक में जब फाइट हो चुकी थी तब जेक ने रेमी को मार दिया था। इसके बाद की जो सब मूवी थी वो रेमी के ब्रेन में ही चल रही थी। उसके ब्रेन में जो नया आविष्कार आया था M.5 न्यूरल नेट, वो उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था। जेक ने अपनी कंपनी को पैसे देकर रेमी के लिए बनवाया था। इस ट्रांसप्लांट से रेमी का ब्रेन हमेशा वर्क करेगा और इससे वो हमेशा अच्छे से प्लेस में रहेगा। रेमी जो भी इमेजिन करेगा उसी इमेजिन में हमेशा वो खुश, बेथ के साथ, उसके बेटे, पूरी फैमिली के साथ वो रहने वाला है। अपने फ्रेंड के साथ भी वो रहेगा, इससे पूरी उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। इसलिए जेक ने उसके किया होता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि अपने फ्रेंड के लिए वो केयर करता है, उसने उसे शॉक देने का प्लान भी किया होता है क्योंकि वो दोनों साथ रह सके। जेक ने पूरी बिल्डिंग में सब लोगों को मार दिया होता है, तो इससे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले होते हैं, तो इसी वजह से उसने इस पैसों से उसका ट्रांसप्लांट किया होता है। जेक अब बेथ के लिए भी पैसे रखने वाला होता है और उसे भी यही करवा देने वाला होता है। नेक्स्ट में हमें जेक और रेमी की जो बॉस होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखती है। इस एडवर्टाइजमेंट में बताया जा रहा होता है ये जो वर्ल्ड है ये एक परफेक्ट वर्ल्ड है। ये एडवर्टाइजमेंट चलती है और रेमी बेच पर एंजॉय करता है। जैसे हमने मूवी में देखा है कि रेमी को हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि कैसे आदमी एक ही टाइम पर जिंदा और मरा हुआ कैसे हो सकता है। अब इस मूवी में लास्ट में हमें पता चलता है कि रेमी इस वक्त में जिंदा भी है और मर भी चुका है। रेमी मरा हुआ है पर उसका ब्रेन काम कर रहा है, इसलिए उस मेमोरीज में, उसके थॉट्स में वो जी रहा है। रेमी को ये बात लास्ट तक पता ही नहीं चली। यही मूवी खत्म हो जाती है।